एक डॉक्टर है, डॉक्टर हरमन फुडेनबर्ग, बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट है, लेकिन वो वैक्सीन के सख्त खिलाफ है। तो आप उनके पास जाओ तो आपको और भी कुछ मिल सकता है। तो मेरे दोस्त ने उनके पास गया, वो गया उधर, और मेरे बारे में और मेरे अप्रीहेंशंस के बारे में जब वो डॉक्टर फुडेनबर्ग ने सुना, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका एड्रेस दो आप, मेरे पास जो रिसर्च है मैं उसको भेज दूंगा। नमस्ते सभी को। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ जगन्नाथ चटर्जी जी जुड़े हैं, उड़ीसा से जुड़े हैं। और इनके बारे में मैंने बहुत सुना है क्योंकि मेरा भी जो वर्क है वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रहा। मैं उड़ीसा में भी गया, बड़गर में भी गया और वहाँ पर इनके बारे में बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई। उस समय तो खैर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या सीड की कैंपेनिंग पे इनका नाम सुना, लेकिन जब से ये पोस्ट कोविड एरा की जब हम बात करते हैं तो बड़ा एक बबल फूटा कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन ये सैक्रोसेंट या ऐसी चीज नहीं है कि आ, मतलब इसमें कोई बोले तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। या हम इस पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और बिल्कुल इसी विषय के लिए जगन्नाथ चटर्जी जी को मैंने आग्रह किया कि आप आइए। और अभी का जो एक मुद्दा है, एचपीवी वैक्सीन का एक मुद्दा चल रहा है, जिसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट के भी कई ट्विटर पोस्ट हम देखते हैं, और बल्कि सिर्फ ट्विटर पे ही पोस्ट देखते हैं। बाकी जगह तो ये बैन और वो सेंसर करते हैं। बल्कि फेसबुक में सर की आईडी मैंने ढूंढने का प्रयास किया, शायद अभी नहीं है, राइट सर, फेसबुक में। जो जब मैं 17 साल का था, एक टीका दिया गया था जो मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैं उस वक्त मेडिकल लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे टीके के ऊपर ज्यादा संदेह नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि ये जो पर्टिकुलर टीका मुझे दिया गया है, ये किसी तरह से कॉन्टामिनेटेड था या कुछ था, ऐसा हो गया और ये मेरा बैड लक है। लेकिन मेरे को ये अचरज लगा कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरा जो कंडीशन हुआ वो टीके के लिए था। हालांकि मैंने जितनी पूछने की कोशिश की, जितनी प्रोटेस्ट की, उनके तेवर बदलते गए। मुझे थ्रेट मिला, और फिर एक ऐसा समय आया, मैं समझ गया कि ये लोग मेरा भला नहीं चाहते हैं, और मैंने उनके चंगुल से बच निकला। मैंने सोचा कि जो होगा होगा, इनके केयर में अगर मैं रहूंगा तो ये लोग जैसे मुझे थ्रेटनिंग कर रहे हैं, इन ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो डिसीजन ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं अगर ट्रेडिशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट में रहता तो और ज़्यादा दिन में टिकता नहीं। ये तो 100% गारंटीड है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा तो मेडिकल इंक्लिनेशन है, तो मैं क्यों ना खुद पढ़ूं कि ये मामला क्या है। क्योंकि उस वक्त तक मुझे इतना तो थोड़ा सा ये हो गया था कि ये टीके का प्रॉब्लम बहुत ही गहरा है, और इसके बारे में लोग, डॉक्टर्स जो जानते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते। क्योंकि मैंने जितना पूछा, किसी से कुछ नहीं मिला। मेरा एक दोस्त, वो एंट्रेंस दे के वो मेडिकल कॉलेज में घुस गया, तो मुझे थोड़ा सा एक्सेस मिला मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से। तो मैंने सबसे पूछा, मुझे लगा कि इनको खास कुछ मालूम नहीं है। और फिर मैंने उस कॉलेज की लाइब्रेरी, या फिर यहाँ जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ की लाइब्रेरी से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। तो मैंने देखा कि उधर भी कुछ नहीं है। तो
मेरे लिए ये बहुत ही कठिन समय था। मैंने बहुत पिटीशन किया मेरे कंडीशन के बारे में। उस वक़्त कोई इंटरनेट नहीं नहीं था। अ, जो हम अभी जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो नहीं था, ईमेल नहीं था, तो मुझे हाथ से ही लिख के पिटीशन्स देने पड़ते थे, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक था। और मैंने जो चारों तरफ चिट्ठी लिखा तो उसमें कुछ डॉक्टर आके अ, हालाँकि मेरे लिए शायद नहीं आए थे, इधर कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा या उनको पुरी घूमना है या कोई टूरिस्ट स्पॉट घूमना है। तो मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, तो पुरी यहाँ से नज़दीक है, तो वो मुझसे आके मिलने लगे और वो मुझे वर्बली कन्फर्म किए कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीन की वजह से है। लेकिन रिटर्न में कोई कुछ नहीं किए। और फिर कई डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर स्टडी भी किए और मेरे को जो लगता है उन्होंने वो स्टडी रिजल्ट पब्लिश करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। और फिर एक बात हुई, मेरा जो दोस्त मेडिकल कॉलेज में था, वो गया यूएसए। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ने लगा और उस कॉलेज में एक बहुत बड़ा इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट था। जो तो ये मेरे दोस्त ने मेरे बारे में कहा इम्यूनोलॉजिस्ट को कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और उसका जो 100% कन्विक्शन है कि ये वैक्सीन के वजह से हुआ है। तो उसको ये अचरज आया कि उन्होंने रेडिली मान लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो वैक्सीन्स हैं उनमें ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स नज़र आते हैं और आप एक काम कीजिए। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरमन फुडेनबर्ग, बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो वैक्सीन के सख्त खिलाफ है। तो आप उनके पास जाओ, तो आपको और भी कुछ मिल सकता है। तो मेरे दोस्त ने उनके पास गया, वो गया उधर और मेरे बारे में और मेरे एप्रीहेंशंस के बारे में जब वो डॉक्टर फुडेनबर्ग ने सुना, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका एड्रेस दो आप, मेरे पास जो रिसर्च है मैं उसको भेज दूँगा। तो उन्होंने मुझे जो पोस्ट बाय पोस्ट वो मुझे बहुत कुछ भेजे और उन्हीं के रिसर्च से मेरे को पता चला कि वैक्सीन एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो है उनमें ऐसे-ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कभी किसी को इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कंट्रोवर्शियल ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको छुपाया जाता है, एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। और तीसरी बात ये है कि डॉक्टर्स को भी उनके एजुकेशन में ये बात पढ़ाया नहीं जाता है। उनको खाली ये बोला जाता है कि ये वैक्सीन्स है, ये डिज़ीज़ है, इसके अगेंस्ट में देना है और कभी-कभी देते वक़्त कुछ एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। कभी-कभी, बहुत रेयर, 1 इन अ मिलियन। तो इसलिए कोई भी मेडिकल किताब में इसके बारे में कुछ नहीं रहता है और डॉक्टर्स जिन्होंने पूरी अपना स्टडी कंप्लीट किया है, वो कहते हैं कि अगर आप जितने मेडिकल टेक्स्ट से छान मारो, तो वैक्सीन्स के बारे में आपको 12 पेजेस मिलेंगे, 12 पेज। और उसमें यही रहता है कि ये शेड्यूल है, ये डिज़ीज़ है और ये आपको ये पीरियड में देना है। तो ये सारे चीज़ तो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और डॉक्टर फुडेनबर्ग वो भी वैक्सीन्स के फैन थे।
लेकिन वो बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट थे। तो उनको मर्क फार्मास्यूटिकल्स, तब शायद उसका नाम कुछ और था शायद, तो उन्होंने उनको अपने बोर्ड में रख लिया कि आप आइए हमारे बोर्ड में रहिए, तो हमारा कंपनी का जो इमेज है थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो वो क्या थे, वो बहुत इंक्विजिटिव थे। तो बोर्ड में जब वो रहे, तब वो जाके फैक्ट्री विजिट करने लगे, प्रोसेस को देखने लगे, सब कुछ समझने लगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये कोई भी इंसान को नहीं देना चाहिए, बच्चों को तो नहीं, इसका देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े इम्यूनोलॉजी से ये बात कहते हैं, तो उनको वो काउंटर नहीं कर सके, वो ये बात फैला दी कि ये आदमी बुढ़ा हो गया है, ये पागल हो गया है। और फिर उनको उधर क्या होता है ना, उनका लाइसेंस रिन्यू होता है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन वो क्या किए, इनके लाइसेंस रिन्यूअल के टाइम में कोई क्वेश्चंस किए, तो उसमें ये डॉक्टर फुडनबर्ग को बहुत इंसल्ट फील हुआ। उन्होंने कहा मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए, मैं कोई, मेरे को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है इधर। और फिर उन्होंने बिना लाइसेंस की उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोली, और उधर अपने अंतिम दिन तक जो वैक्सीन इंज्योर्ड चिल्ड्रन है उनको वो ट्रीट करते रहे। तो इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि ये वैक्सीन जो है ये कंट्रोवर्शियल आज से नहीं है, बहुत दिन से। और फिर मैंने जब अपना पढ़ाई की, और जब इंटरनेट का एक्सेस मुझे हुआ, मुझे जो इंटरनेशनल जो ग्रुप्स थे, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रुप्स, एक्टिविस्ट ग्रुप्स, वहाँ पे एक्सेस मिला, और जो इंडियन डॉक्टर्स मुझे सपोर्ट करते रहे, इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और अ, मैं जब इसको देखा, तो मुझे ये मालूम हुआ कि वैक्सीन्स, जो एडवर्ड जेनर जो वैक्सीन लाए हैं उनको भी बहुत अपोज किया गया था, और ये जेनर कोई डॉक्टर या मेडिकली क्वालिफाइड आदमी नहीं थे। और जब उन्होंने ये इसकी बात भी कही थी, तो डॉक्टर्स ने कहा था ये पागल आदमी है, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुके हैं और उसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। लेकिन जो बिजनेस, जो एक सराउंडिंग है, वो उनको स्पॉन्सर कर दिया। कोई राजा ने उनकी तरफ से वकालत करके उनको फंड्स मिला दिया, और ये जो रॉकेफेलर मेडिसिन हम जो जो बोलते हैं, ये वो प्रोसीड्योर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बैकग्राउंड है। अगर मैं उसके बारे में बोलता रहूं तो ये इंटरव्यू उसी पे चला जाएगा। तो अभी हम आते हैं एचपीवी टीका, जो है एचपीवी वैक्सीन, क्योंकि वो हॉट टॉपिक है अभी, और सबको इसके बारे में बात करना चाहिए। तो ये टीका, जो 2006 में इसकी बात पहले हुई थी। 2007 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको इंडिया में लॉन्च किया, और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लाइसेंस दिया। तो मैंने देखा कि ऐसा एक टीका आ रहा है जो सेंसिटिव जो कैटेगरी है, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, उनको दिया जा रहा है। और मैं क्यों इस बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगा, सबको मालूम होना चाहिए जो इनफर्टिलिटी या बर्थ कंट्रोल वैक्सीन है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया है। उसका उसको बोलते हैं तलवार वैक्सीन, क्योंकि डॉक्टर जी पी तलवार उसका
रिसर्च करके उसको निकाले थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी फंडिंग की और ये जो वैक्सीन है, ये एक टिटेनस वैक्सीन है जिसकी 3 डोज़ें लगती है, ठीक है? ये 3 डोज़ें लगते हैं और टिटेनस क्यों है? क्योंकि टिटेनस और डिप्थेरिया टॉक्सॉइड जो है, वो हैं बेस्ट कैरियर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एजेंट्स। और ये जो वैक्सीन 2000 और 2015 के बीच ये अफ्रीका में 14 टू 49 ईयर ओल्ड वुमेन को, यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन को 3 डोजेस लगाए जा रहे थे। इसमें इन्वॉल्व थे डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए और कैथोलिक चर्च इसको सपोर्ट कर रहा था। कैथोलिक चर्च को यह मालूम नहीं था कि ये वैक्सीन किस लिए दिया जा रहा है। वो सोचते थे कि ये टिटेनस वैक्सीन ही है। लेकिन केनिया के जो आर्क बिशप थे, वो कैथोलिक चर्च का, उन्होंने क्या किया, वो उनको शक हुआ कि टिटेनस अगर वैक्सीन है तो सिर्फ लेडीज को क्यों दिया जा रहा है, जेंट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है? और टिटेनस का तो कोई थ्रेट नहीं है तो क्यों दिया जा रहा है? तो उन्होंने कुछ अपनी जो क्वेश्चंस रखी, तो उनको थोड़ा सा धमकाया भी गया, उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। तो क्या हुआ, और भी बिशप्स जो हैं वो मिलके ये वैक्सीन्स के वायल्स जो है प्रोक्योर करके ये अफ्रीका और इंडिया के लेबोरेटरीज में इनको एग्जामिन किया और उस रिपोर्ट में आया कि इसमें एचसीजी है। एचसीजी एक फर्टिलिटी हार्मोन है, जो आप अगर कोई वैक्सीन में ये टिटेनस टॉक्साइड हो, एडजुवेंट हो, उसके साथ अगर बॉडी में आप डालते हैं 3 डोज, तो क्या होता है ना, बॉडी इसको सोचती है ये एक एनिमी है और वो हार्मोन जब बॉडी में नेचुरली पैदा होता है फर्टिलिटी के लिए, तो बॉडी उसको खत्म कर देती है, इनफर्टिलिटी ला देती है। और उन्होंने ये जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स उन्होंने रखा डब्ल्यूएचओ के सामने, इन एजेंसियों के सामने, तो उन्होंने नकार। तो फिर ये पब्लिक हो गए, बोल दिए पब्लिक को ये बात चल रहा है। तो वो एजेंसीज ने बताया कि नहीं, ये टेस्ट ठीक तरह से नहीं हुआ है। तो कुछ इधर उधर का बात कह के कहा ये सब झूठ है। लेकिन जो लेबोरेटरीज, वो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज थे, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस के द्वारा उसको परीक्षण किया गया और उनका रिपोर्ट झूठा नहीं था। तो बहुत जोर जब हल्ला हुआ, तो ये एजेंसी ने चुपके से एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हर वैक्सीन में जो है एनिमल और ह्यूमन मैटर का यूज होता है, तो उसमें एचसीजी का कंटामिनेशन रहता है। अब सोचिए, वो मान गए लेकिन पब्लिकली नहीं माने। ऐसे बोले तो आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा था। और फिर जैसा होता है, पूरा कंट्रोवर्सी को पूरा खत्म कर दिया गया और ये वैक्सीन इंडिया में भी दिया गया। और वैसी हालत में 14 टू 49 ईयर ओल्ड्स को बहुत पहले दिया गया था। उनका कोई फॉलो अप नहीं हुआ कि क्या हुआ, और ये हमारे जो हेल्थ वर्कर्स, उनको भी मालूम नहीं पड़ा कि ये किस लिए दिया जा रहा है। तो ये बैकग्राउंड में मेरा नजर था ये वैक्सीन के ऊपर। और कोइंसिडेंटली 2007 में मुझे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं एक वैक्सीन विरोधी हूँ और मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात तो नहीं कहता। तो वो क्या है ना, उन्होंने मुझे
उनका जो एनुअल इवेंट होता है पेडिकॉन, एनुअली उनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। तो उसमें उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उनके जो प्रेसिडेंट थे जब तब उन्होंने मुझे बुलाया कि देखिए चटर्जी साहब, आप आइए, हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें भी जानना है कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो मैं गया, मैंने बहुत समय उनके साथ डिस्कशन किए, और कोई क्वेश्चनिंग नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा कि ये बात शायद उनके भी मन में था। मैंने जो भी बात रखी उनके भी मन में था, और उन्होंने मुझे बहुत रेस्पेक्ट से ट्रीट किया। और फिर बोले कि देखिए, आज हमारे जो कॉन्फ्रेंस के एक स्टेज में एचपीवी वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप भी आइए उधर। तो मैं गया उधर। तो उधर स्टेज में डॉक्टर स्वाति भावे, जो कि आईएपी के ही एक मेंबर है, वो ये एचपीवी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मैं चुपचाप बैठा था, मेरा आइडिया था मैं सुन लूं क्या चीज है। लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, वैक्सीन्स तो इतने अच्छे चीज हैं, इसमें तो मिलियंस ऑफ लाइफ सेव होता है, लेकिन ऐसे कुछ पागल लोग हैं जो वैक्सीन्स की विरोध करते हैं। भारत में भी आ गए वो लोग। तो ये चीज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैं बहुत यंग था, मैं बहुत एग्रेसिव था। तो मैंने सीधा पोडियम तक जाके अपना परिचय दिया। मैं परिचय देते ही डॉक्टर भावे बोले कि मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और आप, मुझे मालूम है आप इस वैक्सीन का घोर विरोध करते हैं। तो मैंने कहा मैं कुछ प्रश्न रखूं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ प्रश्न किए उनको, जिनका वो कोई भी उत्तर नहीं दे पाई। और उन्होंने कहा कि मेरा ईमेल एड्रेस मुझसे ले लीजिएगा, और आप अगर मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं आपका जो भी आप मेरे सामने एविडेंस रखिएगा, मैं उसका काउंटर कर दूंगा। और फिर वहां पर जो चेयर कर रहे थे वो इनकमिंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा देखिए चटर्जी साहब, ये जो वैक्सीन लॉन्चिंग सेरेमनी में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो मैं फिर आके बैठ गया, इनवाइटेड आदमी था, क्या करूं उधर, मैं और कुछ नहीं बताया। डॉक्टर भावे ने मुझे ईमेल एड्रेस नहीं दिया, मैंने दूसरों से लेके उनको सारी चीज, मैंने कई मेल्स में उनको भेजा, कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। और मैं जो प्रश्न रखे थे उनके सामने, उसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। वो वैक्सीन, इतने सवाल, इतने कंट्रोवर्सी के बावजूद ये चल रहा है। फिर क्या हुआ, 2009 और 2010 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल उस प्रोजेक्ट चला, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पाथ यूएसए का, और इंडिया की आईसीएमआर भी उसमें जुड़ गए। और उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ये वैक्सीन का डिलीवरी कैसे हो सकता है, यानी कि वो प्रोसेस टेस्ट करना चाहते हैं। उसको रखा उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अंदर 23 to 24,000 ट्राइबल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लड़की, जो 9 से 13 साल के अंदर में थे या 10 से 13 साल के अंदर में थे, उनको उन्होंने 3 टीके दिए 6 महीने के अंदर। और 2010 में आंध्र प्रदेश की मीडिया बोलने लगा कि यहाँ पर लड़कियां मर रही हैं, और बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जो इतनी बुरी तरह से घायल है कि उनकी फैमिली भी उनको संभाल नहीं पा रहा। ये बात सुन के
जो है डॉक्टर रुक्मिणी राव, वो समा नाम की एक एनजीओ है, वो समा नाम की एनजीओ से वो गए उधर। और भी डॉक्टर्स गए, जो हैं दूसरे एजेंसी के, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के मेंबर्स गए, जनस्वास्थ्य अभियान के मेंबर्स गए, डॉक्टर मीरा शिवा, डॉक्टर गगनदीप कांग, ये सब डॉक्टर्स वहां जाके पहुंच गए। और उन्होंने, पहली बात तो ये थी, वो लड़कियों को ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल था, उन्होंने कहा, क्योंकि वो रिमोट रीजन्स के थे, ट्राइबल गर्ल्स थे, और लोग डरे हुए भी थे क्योंकि इतने बड़े बड़े एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी उनको पता चला कि 7 लड़कियां जो है वो उनकी मौत हो गई थी ट्रायल के दौरान, और करीब 200 से 230 बच्चे घायल थे। लेकिन वहाँ की जो सिस्टम जो उसको ट्रैक कर रहा था, वो एक क्लिनिकल ट्रायल ही था, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन दिया गया, बच्चों को मॉनिटर किया जा रहा था, बच्चों की एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टिंग हो रही थी, पूरा क्लिनिकल ट्रायल का अंग है। लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल से रजिस्ट्री नहीं था, क्योंकि अगर वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री करते तो उनको जो प्रोसीड्योर से जाना पड़ता वो काफी डिफिकल्ट था, और वो बहुत पहले एक्सपोज हो जाता, और उनके ऊपर निगरानी जो है वो भी तीखी होती। तो ये सब अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा सा जगह चूज किया जहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो किसी को पता न चले। और क्योंकि आईसीएमआर इसमें इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, लोगों ने सोचा कि ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ा दी। तो अचरज की बात है, जो एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम में ये 7 बच्चियां, ये उन्होंने बताया कोई मलेरिया से मरा है, कोई कुएं में डूब के मरा है, कोई पेस्टिसाइड खा दिया है, ऐसे ऐसे उन्होंने कारण लगा दिए। लेकिन ये टीम जब वो रिपोर्ट्स देखे तो बोले कि ये ठीक तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो हमको मालूम पड़ रहा है, कहीं कहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट भी नहीं है। और सबसे ये बात है कि जब पेरेंट्स के पास गए तो फिर सीधा कहा कि हमारे बच्चे जो है सुसाइड नहीं किए हैं, ये वैसे नहीं मरे हैं, ये बीमार हो गए थे और बीमारी के वजह से ये मरे। लेकिन उनका कौन सुनता है। तो उसके बाद जो मीडिया में बहुत सारा फैला, ये पब्लिक को पता लग गया, तो पब्लिक भी चिल्लाने लगे। तो 2010 साल में ये प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्मिनेट कर दिया। और फिर इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं इसको, उसको बिठाया, जिसमें आज के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जेपी नड्डा जी, वो भी उसमें थे, वो कमेटी में। और वो कमेटी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको बहुत सारे चीज मिली। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो है डेमोनेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जैसा नहीं दिखता है, और हमको अचरज है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट को कैसे रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ट्रायल है या कोई प्रोजेक्ट है, तो जो इसके सब्जेक्ट हैं उनको ठीक तरह से समझाना पड़ता है, उनकी भाषा में लिटरेचर दे के सब कुछ ठीक से समझाना पड़ता है, वो नहीं हुआ। फिर पेरेंटल कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने देखा ऐसे बहुत केस हमारे सामने आए, जो हॉस्टल के जो टीचर्स हैं, वार्डन हैं, वही साइन कर दिए थे इनके पेरेंट्स के नाम पर। बच्चों या फैमिली को भी मीडिया ने पूछा था, तो उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं ये क्या था, क्यों दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती सामने आई। और फिर उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं वो इनकम्प्लीट है,
वो ठीक से मेंटेन नहीं किए गए हैं। और और भी बहुत सारे उन्होंने कहा कि इसके जो वैक्सीन्स हैं, ये दो कंपनी मर्क और जीएसके फ्री में दिए। तो इसमें जो है कंपनीज इन्वॉल्व है और वो प्रॉफिट की तरफ नजर रख रहे थे, क्योंकि अगर ये वैक्सीन्स अगर कोई देश के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्लान में आ जाए तो उनके तो चांदी ही चांदी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली वैक्सीन्स है। तो इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी था। तो ये रिपोर्ट उन्होंने 2013 को, अगस्त 2013 को राज्यसभा लोकसभा में उन्होंने जब रखा, तो एमपीज भी बहुत बवाल खड़ा किए, बहुत क्वेश्चनिंग किए। और फिर जो है ये जो डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने एक पीआईएल डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको रिकॉग्नाइज करके केस चला। लेकिन अचरज की बात है कि हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में ये था कि सब थोड़े से इंटरनल रिव्यूज हुए और ये लोग कंप्लीटली छूट गए। किसी को आज तक कोई भी पनिशमेंट या कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस आज तक चल रहा है। और ये जो लोग हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि वो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट को हम एविडेंस के तौर पे मानते नहीं। पार्लियामेंट को नकार दिया वो लोग। और फिर ये केस जो है, वो केस को क्या करना था, उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना था, उनको उसको पनिशमेंट देना था, ये लड़कियों को कंपेंसेशन देना था, उनके बारे में सोचना था। वो मुड़ गए। उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं हमें और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए, हमें और स्ट्रिक्ट लॉ, कंप्लीटली उस तरफ चली गई वो। जो हालांकि जो बेसिक था उसको सभी भूल गए और बोल रहे थे नहीं नहीं इस केस से तो फायदा हुआ है, लॉ ये हो गया वो हो गया। हमारे कंट्री में लॉ आ जाते हैं, उसको पालन कोई नहीं करते। तो ये जो एंटायर एपिसोड ये जताती है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले कंपनी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो घायल हो जाते हैं, मरते हैं, उनके लिए कोई जस्टिस तो है ही नहीं। तो इस बैकग्राउंड में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे चल रहा है और आज ये इतना बड़ा कैंपेन कैसे लॉन्च हो गया। ये जो 2009-2010 का जो एपिसोड है, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है, इतने पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, आज हमें बोला जा रहा है कि आप इसको भूल जाओ, ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत स्टडी हुआ है, और वो इररेलीवेंट है। और बोलते हैं कि वो सब बच्चों की फॉलो अप तो हम कर रहे हैं। हालांकि जो एक्टिविस्ट है, ये जो एनजीओ इन्वॉल्व है, वो चुपचाप बता रहे थे कि वो बच्चे ट्रेसेबल ही नहीं है। वो कहाँ गए हैं आज तक। वो देखिए बीच में 16 इयर्स जो है पास कर गया है, वो अभी जिंदा है कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। और भी एक बात है, और साथ के बाद भी जो एनजीओ बोले थे कि और भी दो मौतें हुई है जिसके बारे में कोई बोलता नहीं। तो अगर हम एचपीवी की तरफ देखें, तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो मेरे को ये पता चल गया कि ये जो एचपीवी वायरस को ब्लेम किया जा रहा है कैंसर के लिए, ये इतना क्लियर नहीं है कि इसका रिलेशनशिप क्या है कैंसर के साथ। क्योंकि ये एचपीवी वायरस जब इसका पता चला था, तो ये वाट
जो है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, वो एक ग्रोथ सा होता है। तो वो ग्रोथ के साथ एसोसिएट कर रहे थे, लेकिन कैंसर के साथ एसोसिएट करने में कोई राजी नहीं थे। तो ये जो सर्वाइकल, ये बोला जा रहा है कैंसर का टीका है। अगर आप किसी को भी पूछे, पब्लिक को, बोलेंगे ये तो कैंसर का टीका है। लेकिन वो क्या कैंसर का, हर कैंसर आपका रोक देता है? वो यूटेराइन कैंसर को बोल रहा है कि हम रोकेंगे। हालांकि ऐसा कोई एविडेंस आज तक जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि यूटेराइन कैंसर क्या है और किसको होता है। ये जो है, इसका थोड़ा सा ज्यादा इंसिडेंस तब था जब लोग बहुत गरीब थे, उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता था, सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता नहीं था। तब वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। और इससे प्रभावित कौन होते हैं? जो सेक्स वर्कर हैं, जो सेक्स वर्कर बिना कॉन्डोम के अलाउ करते हैं, जो औरतें हैं जो इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जो एड्स पीड़िता हैं, जो कैंसर से सफर कर रहे हैं और शायद केमोथेरेपी ले रहे हैं, जो टीनेज सेक्स करते हैं, टीनेज प्रेगनेंसियां होते हैं, जिनकी ज्यादा प्रेगनेंसी होती है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कैटेगरी में ये यूटेराइन कैंसर होता है। हालांकि जो कॉजल फैक्टर्स हैं वो लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, और इनको अगर आप टैकल करो तो आप यूटेराइन कैंसर को टैकल कर सकते हो। ये कल्चरल प्रॉब्लम है, बोलते हैं इंडिया के डॉक्टर्स। ये वेस्टर्न कल्चर की डिजीज है, जो कल्चर अडॉप्ट करने से ये इंडिया में आ गई है। और इसके बारे में अगर हम अवेयरनेस फैलाए और बोलते हैं कि ये हम तो एचपीवी स्क्रीनिंग करते हैं, एचपीवी स्क्रीनिंग करने में हमको अगर लगे कि किसी का एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ है, उसका कोई सिम्टम नहीं होता, एसिम्टोमेटिक होता है, तो हम इमीडिएटली वार्न कर देते हैं कि भाई ये अगर तुम कर रहे हो तो बंद कर दो। स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी उसमें एक है। तो वो हमारे देश में देखा गया है, एक 3 डिकेड्स का स्टडी एक है जो बोलता है कि इसका जो इंसिडेंट्स और मोर्टेलिटी ये काफी कम हो गए हैं। ये ग्लोबली है, ग्लोबली ये ट्रेंड है। क्योंकि क्या हुआ है, पहली बात तो जो है, जो ये लोगों को पता चल गया कि ये किससे होता है। फिर लोग अभी सेक्स के टाइम में कंडोम यूज करते हैं, और एज मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। फिर जो न्यूट्रिशन, धीरे धीरे जब लोग थोड़ा सा पैसा रोज कमाने लगे तो न्यूट्रिशन का स्टेटस अच्छा हो गया। चाइल्ड मैरिज तो पूरा बहुत ही कम हो गया, तो टीनेज प्रेगनेंसी और टीनेज सेक्स का तो बहुत इंसिडेंस कम हो गया। और पैप स्मीयर जो है, जो टेस्ट करता है एचपीवी का, वही एक सबसे अच्छा पॉलिसी माना जाता है। कोई भी अगर एथिकल डॉक्टर को पूछ लो इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो बोलेंगे ये एक ही स्टेप काफी है, अवेयरनेस काफी है, जिसके लिए इसका इंसिडेंस बहुत ही घट रहा है। और ये एचपीवी के बारे में अगर आप जाने तो 90% ये जो एचपीवी इन्फेक्शंस हैं 1-2 साल में अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और ये जो बाकी 10% है, ये डायरेक्टली कैंसर की तरफ नहीं जाते हैं। वो एक प्री कैंसरस लोशन के, लेजियन के 3 स्टेज से गुजरते हैं: CIN1, CIN2, CIN1 में 99% केसेस क्लियर हो जाते हैं। CIN2 में 95% केसेस क्लियर हो जाते हैं। CIN3 में 88% केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आप देखिए ये एचपीवी से, एचपीवी कैंसर से जुड़ने का बेसिस ही कितना गलत है।
जो अभी जो प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी जो एमडी है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े हमारे देश का, वो तो चीख रहे हैं अभी हर दिन एक एक वीडियो निकाल के ये सारी बातें वो बताते हैं। एक मॉडल भी सर दिखाई देता है कि आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट के साथ टाई अप करना है, वो टैक्स पेयर का मनी उठा करके उसे पे कर देंगे, तो कितना भी महंगा हो तो आपको एक लाइजनर मिल गया, मतलब बिलियंस ऑफ पीपल हैं आपको, मतलब मिशन बना दिया कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो घर घर तक पहुंचा देना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स मार्केटिंग कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है आपको, मैंडेटरी बना दिया जो भी है। और कभी कभी तो मैं देख रहा हूँ अरे स्कूल में ये पहुंच जा रहे हैं, मतलब जी कभी जी कभी जी गार्सी जी। को पता नहीं, राइट, मतलब ये तो जो है इसका जो रेट ऑफ कमीशन है ये बहुत ही ज्यादा है। और इतने साल तक जो लॉबिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्लान तक पहुंच जाते हैं। और ये जो कैंपेन हो रहा है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है। और एक बात मैं एचपीवी के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ कि जो इतने ही आवाज उठते थे कि एचपीवी कैंसर से जुड़ा नहीं है, तो 2001 में इसके बारे में एक जर्मन वीरोलॉजिस्ट को अवार्ड दे दिया गया, जो ये बोला गया कि ये प्रमाण कर दिए हैं बियॉन्ड एनी डाउट कि एचपीवी से कैंसर होता है। लेकिन वो 2008 का नोबेल प्राइज एचपीवी का, वो पता चला कि जो टीम ने इसको उनको चूज किया उनको एस्ट्राजेनेका कंपनी से उनका नाता था, जो कि ये पेटेंट के साथ एचपीवी पेटेंट के साथ डील कर रहा था। और उसके बाद अवार्ड मिलने के बाद वो कंपनी ने ये कमिटी के साथ और भी मिलके काम किया है। तो ये एक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी, स्कॉटिश पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, लेकिन चार्ज हटा दिया गया, किसी ने चार्ज नहीं किया और वो लोग उसको भी भूल गए। तो ये सब चीज लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये एचपीवी वैक्सीन जो है ये क्या बोलते हैं लोग, क्या ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ये छोटे बच्चे को दे तो इनको 20-30 साल के बाद कैंसर नहीं होगा। तो ये वैक्सीन तो उतना देर तक है नहीं। तो ये वैक्सीन अभी कैंसर का वैक्सीन जो डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहे हैं कि इसको कैंसर का वैक्सीन बोलना ही गलत है। ये बोलती है कि हम सर्विकल जो प्री कैंसरस लेशन को लीजियन को टैकल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और आप जो बात बता रहे हैं, तो ये जो कैंपेन है ये किस बेसिस में किया जा रहा है, हमको मालूम है इसके पीछे कौन है। जो बिलियन मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो 2009-10 का प्रोजेक्ट किया था, वही अभी इसके पीछे भी है। और उन्होंने, ये आदमी ने दिसंबर 2025 को दुनिया को बताया था कि इंडिया मेरे लिए एक लेबोरेटरी है, मैं यहाँ टेस्ट करता हूँ, बाद में बाकी लोगों को बाकी देशों में भेजता हूँ। और ये बिल गेट्स है, इनको बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, लेकिन अगर आप उनके अभी के जो स्कैंडल्स देखे हैं जो चारों तरफ फैली हुई है, तो इनका कैरेक्टर के बारे में हमको पता करना चाहिए। और पता तो हो गया है, उन्होंने खुद ही माना है। उनकी जो अपनी पत्नी है उनको छोड़ के चले गए हैं। और ऐसे एक आदमी को हम हमारे बच्चों के मेडिकल डिसीजंस लेने के लिए हम अलाउ कैसे कर सकते हैं। और एक बात मैं शेष बात बोलना चाहता हूँ आपको कि ये टीका जो है, जहां जहां इसका एडवर्स इफेक्ट्स रिकॉर्ड किया गया है, तो ये टीका नंबर 1 निकला है कि जितने सारे वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट है सबसे इसका ज्यादा है, तो इसको नंबर 1 इन एडवर्स इफेक्ट्स बोला जाता था। और कोलंबिया में, जापान में, स्वीडन में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में इसके अगेंस्ट में बहुत जब कंपेन हुआ है। जापान में तो उसको रोका भी गया था क्योंकि लोगों ने केस फाइल कर दिया था। तो ऐसे एक कंट्रोवर्शियल वैक्सीन जो
इनफर्टिलिटी से भी बोलते हैं कि यूटेराइन प्रॉब्लम होता है, ओवरी का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे वैक्सीन को हम लोग विरोध ही करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि हम अपने बच्चे को धकेल देंगे एक बहुत ही भयानक फ्यूचर की तरफ। जाते-जाते सर एक सजेशन मैं आप सभी से मतलब आपसे माँगना चाहूँगा कि ठीक है, एचपीवी पे हमने बात की बट इन जनरल जो बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, नया जन्म लेते हैं और एक सीरीज़ ऑफ राइट 6, 7, 8 मतलब एक पूरी डायरी दे दी जाती है या कि आप भरिए कि ये 6 महीने बाद ये तो क्या वो प्रोसेस हमें फ़ॉलो करना चाहिए टीके का कि या हमें मतलब सेलेक्टिवली कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी हैं, उसको फ़ॉलो करना चाहिए मतलब इस पर आपके क्या विचार हैं? या स्ट्रेट फॉरवर्ड से देखिए, टीके टीके जो हैं उनके 3 आर्गुमेंट्स। पहली आर्गुमेंट वो बताते हैं कि जर्मन वायरस से बीमारी होती है। हमारी टीका जो है वो बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करते हैं ताकि वो जर्मन वायरस को बॉडी मार सके। फिर थर्ड थिंग वो बताते हैं कि बच्चों में ये जो बीमारी हो रही है बहुत ही भयानक है, अगर टीका ना दे तो सब बच्चे मर जाएंगे। पहली बात है, कोविड के तहत जो है जब पता चला कोई वायरस है ही नहीं, इतना बड़ा एक स्कैंडल हो रहा है, तो जो डॉक्टर्स ये वायरल थियरी को चैलेंज करते आए हैं, बहुत डॉक्टर्स, उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि देखो, 300 साल से जितने भी स्टडी हुए हैं, ये जर्मन वायरस को किसी के बॉडी से कोई की बॉडी में डाल के कोई भी बीमारी पैदा नहीं हुआ है। जो रूल्स है, इसको प्रमाण करना चाहिए कि 4 रूल्स है कि एक है कि कोई अगर वो बैक्टीरिया होते ही वो डिजीज होना चाहिए, वो बैक्टीरिया अगर नहीं होके वो डिजीज है तो ये नकार देना चाहिए। और जो बैक्टीरिया बोलते हैं हम उसको डिजीज्ड पर्सन से लेके जो हेल्दी पर्सन है वो उनके शरीर में डाल के प्रमाण करना पड़ता है कि उससे डिजीज होता है। ये रूल्स सारे बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन वो चेंज रूल्स का भी कोई भी पैथोजन आज तक फॉलो नहीं किया है। और डॉक्टर्स ने एक किताब निकाला है जिसमें 200 एविडेंस बेस्ड स्टडीज उन्होंने पेश किया है। जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स थे वो प्रमाण नहीं कर पाए कि यह जर्मन वायरस से बीमारी होती है। और उन्होंने 1000 रिसर्च पेपर को उस पे दिया है। वो किताब की नाम है कैन यू कैच ए कोल्ड। डॉक्टर सामथा बेली और डैनियल रॉयटर्स ने उसको लिखा है। तो एविडेंस तो है। और दूसरी बात बोलते हैं कि एंटीबॉडीज से डिजीज प्रिवेंट होता है। तो ये बात हमें बहुत पहले से मालूम है कि एंटीबॉडीज आर नॉट गुड इंडिकेटर्स ऑफ इम्यूनिटी। और फिर हम जो टिटेनस, डिप्थेरिया, मीजल्स के वैक्सीन को स्टडी किए हैं, इसमें मिला है कि हाई एंटीबॉडी टाइटर्स है लेकिन बीमारी हो रही है। और ये भी हमको मिला है कि एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी को बर्डन करके डिजीज लाते हैं। तीसरा चीज जो है, बोलते हैं कि ये जो बीमारी है ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, बच्चे मर जाते हैं। लेकिन एविडेंस स्टडीज ये बताती है कि अगर बच्चे इन बीमारियों से गुजरते हैं तो उनके उसके बाद उनको क्रोनिक डिजीज या कैंसर नहीं होता है। बहुत सारे स्टडीज हैं। और आज के दिन में कैंसर का बोला जाता है कैंसर इज अ लैक ऑफ इन्फेक्शन। तो ये एचपीवी के बारे में भी है। ये बोलते हैं कि 90 to 95% जो है कैंसर्स में ये एचपीवी पाया जाता है, लेकिन 10 टू 5 to 10% में नहीं रहता है। और जो 5 to 10% यूटेराइन कैंसर में ये नहीं रहता है वो कैंसर बहुत ही भयानक होता है। तो इससे शायद हम ये भी अनुमान कर लेना चाहिए कि ये कैंसर से, एक्सट्रीम कैंसर से बचाती है क्या ये वायरस इन्फेक्शन करा के। ये सब हमको मन में रखनी चाहिए।
और मैंने जो बोला है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। और एक बात आपको मालूम करना पड़ेगा, जो डॉक्टर थॉमस क्वाइन अभी बहुत बोल रहे हैं, और उनके साथी भी बोल रहे हैं कि डिजीज का प्राइमरीली जो है चार कॉजेज होते हैं। एक होता है वेस्ट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, दूसरा है टॉक्सिसिटी, तीसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फोर्थ है मेंटल एंड इमोशनल शॉक्स। तो ये सब नकार के हम वायरस और बैक्टीरिया के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि हम मेडिसिन बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब ये सिस्टम सेटअप हुआ था तो हमारे दुनिया में दो बड़े डिजीज थे। एक था मलेरिया और येलो फीवर। आज के दिन में आप देखिए कितने बीमारी है, डब्ल्यूएचओ को लिस्ट तो आप पढ़ के खत्म ही नहीं कर सकते। और स्टैटिस्टिक्स ये बताती है 95.4% ऑफ द पॉपुलेशन इज सिक, 54.1% चिल्ड्रन सफर फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस। जो अभी यूएस के हेल्थ सेक्रेटरी बोल रहे हैं ये इंक्रीज करके 70% हो गया है। और ये लोग हमें बोल रहे थे कि आप अगर हमारे ट्रीटमेंट तो आओ तो आप मरोगे नहीं, आप अमर हो जाओगे। तो अभी का स्टैटिस्टिक्स डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 74% ऑफ डेथ्स इन सोसाइटी आर ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। तो समझदार जो है वो समझ जाए। आज बहुत ही मतलब एक फंडामेंटल चर्चा हुई, मतलब क्योंकि बहुत लोगों को डायरेक्टली आप बोलते हैं तो उन्हें शॉक लग सकता है, बट आपने जब कोट किया, रिसर्चर्स का नाम लिया, साइंटिस्ट का नाम लिया, दूसरे कंट्री में इसके विरोध के बारे में बताया, एक पूरा इंसिडेंट बताया कि और मुझे भी एक जानकारी मिली थी कि पूरे गूगल से मतलब लास्ट 10 ईयर 20 ईयर जो भी बातें वीडियो थी उसके अगेंस्ट, टीके के अगेंस्ट, वो सारी सेंसर करके सारी हटा दी गई। लास्ट 20 ईयर में कोई मतलब ब्लॉग आर्टिकल मिलना भी बड़ा कठिन होता है, और इससे ही पता चलता है कोई कि छिपाना क्यों चाहेगा, राइट? मतलब इफ यू टॉक अबाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड प्रोग्रेस, राइट, तो व्हाई देयर इज दैट डॉगमा और कंट्रोलिंग द थिंग्स कि कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, राइट? तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अनुग्रहित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।